सही विजुअल्स देखें, हम चेस की ही बात कर रहे हैं। चेस एक्चुअली एक आर्ट है, साइंस नहीं है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके मूव्स चलने होता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि ओपोनेंट इस वक्त क्या चल सकता है, पूरा लॉजिक लगाना पड़ता है। और एक्चुअली स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो नॉट लेस देन एनी साइकोलॉजिकल चेस गेम। आपको बहुत समझकर पूरी स्किल के साथ अपनी ट्रेडिंग बेट्स या फिर फॉर दैट मैटर इन्वेस्टमेंट बेट्स भी लेनी पड़ती हैं। तो चेस के बीच में और स्टॉक मार्केट के बीच में एक्चुअली किस तरह का रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है और मुझे इसमें हेल्प करने वाले हैं कुणाल। आज कुणाल, इट विल बी वेरी डिफरेंट व्यू आज हम व्यूअर्स के साथ जो शेयर करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट जो लगातार लगता है कि बहुत ही स्किल बेस्ड है, लक बेस्ड है, वहां पर भी कितनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करने के लिए कैलकुलेशन और लॉजिक लगती है। क्या ये एक्चुअली चेस और स्टॉक मार्केट आपको रिलेट कैसे होता है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आपने बताया और मैं तो यही कहूंगा कि चेस साइकोलॉजिकल गेम है, सेंटिमेंटल गेम है। स्टॉक मार्केट भी एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें, जितने आप स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकली होगे, स्किल वाइज होगे और सेंटिमेंट वाइज होगे, उतना ज्यादा यूज होगा। एक्चुअली आप पहला एक जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या होता है चेस में, आपको अपनी मूव्स तो रखनी है ध्यान, आपको ये देखकर चलना है कि आपका ओपोनेंट क्या चलने वाला है। यानी स्टॉक मार्केट में भी तो आप आज क्या चल रहे हैं और कल क्या हो सकता है उसको आज ही एंटिसिपेट करना है। करेक्ट। फोरकास्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, पर अगर हम वो उस पे सही हो जाते हैं तो जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जीतना क्या है हमें, हमारा प्राइसलेस किंग, हमें बचाना है किंग को। और हमें जनरली स्टॉक मार्केट में हम कहते हैं कि 90% पीपल जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो अपना किंग ही खो बैठते हैं। एक्चुअली मनी, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट मनी और पोर्टफोलियो। तो हमारा राजा कौन है, हमारा प्राइसलेस किंग क्या है? तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, सबसे पहला मोहरा क्या होता है चेस में, शतरंज में? पॉन। 8 पॉन्स होते हैं, बड़े सिंपल सा आपका ये मोहरा लगता है, लेकिन कितने काम का होता है कुणाल? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिखने में छोटा होता है बट उसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। प्यादा जो ये सबसे पहला मूव होता है एक चेस प्लेयर का, जितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पैटर्न्स हम प्यादे के में बना सकते हैं, उतना ही ज्यादा विक्ट्री की चांसेस बढ़ जाती है एक चेस प्लेयर की। सबसे पहला मूव क्या होता है मार्केट्स में जब ट्रेडिंग डिवाइस बना रहे हैं? तो मैं जब प्यादे को जब मैं असेस करता हूँ, ट्रेडिंग से कंपेयर करता हूँ, तो एक ऐसा इंडिकेटर सामने उभर के आता है जिसकी बात हम ज्यादा रेगुलरली नहीं करते, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये RSI नहीं है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जिसमें हम प्राइस की मूवमेंट को इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, उसकी बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें चार्ट्स में, तो मैंने एक सिंपल सा चार्ट लिया है HUL का निफ्टी से कंपेयर करके। ये फेज बताता है कि जब ब्लू लाइन, जबकि आपकी वो स्टॉक है, जब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करती है बेंचमार्क से, तब हम कहते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड है। सडनली जब वो स्टॉक निफ्टी को या उस बेंचमार्क को क्रॉस करने चालू करता है, तब हम देखते हैं कि उसकी पूरी जो बिहेवियर वो चेंज हो जाती है। तो प्यादा भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव हम यूज करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, नॉट जस्ट प्यादा बट आई थिंक प्यादे के साथ जो बाकी की पूरी जो सेना है उनको भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एब्सोल्युटली। और हर चीज ना कैलकुलेशन के साथ है। 8 प्यादे होते हैं आपके पास, 8 पॉन्स होते हैं, और आप कुछ इंटरेस्टिंग इससे रिलेटेड भी बता रहे थे। एग्जैक्टली। 8 प्यादे और 8 पॉन जो है, हम कहते हैं कि इसके प्रोबिंग ट्रेड्स, इसे हम कहते हैं कि हम एक सोल्जर को एनिमी में भेजेंगे, देखेंगे कि एनिमी की कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है, क्या एनिमी हमसे ज्यादा दमदार है, क्या एनिमी हमसे कम है, वीक है। वो बेसिस पे हम 8 अलग अलग सेक्टर्स पे आइडेंटिफाई करते हैं और 8 अलग अलग प्यादों को हम मैदान में उतारते हैं। अब जो प्यादा जीत के आता है, हम कहते हैं कि वो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। यानी आप ऑटो, बैंकिंग, सारे स्पेसेस की, ये 8 जो सेक्टर्स हैं, हम ये सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ऑलराइट, ठीक है। सो ये तो प्यादे की मूव हो गई। दूसरी बड़ी मूव जो चलता है वो चलता है नाइट, यानी घोड़ा, और बहुत ही डिफरेंट मूव होती है इसकी। इसका तो आप एक्चुअली गैस ही नहीं कर सकते कि वो कहाँ चलेगा। 2.5 कदम चलता है वो, और 2.5 कदम यानी डायरेक्टली आप इंक्रोच कर सकते हो दूसरे की टेरिटरी में। जो ये नाइट घोड़ा है या जो नाइट है, वो हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जनरली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक जब नया मूव स्टार्ट होता है, तब सबसे पहला ब्रेकआउट दे देता है, इंडिकेशन दे देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइसेस लैग कर जाते हैं, इंडिकेटर्स आगे मूव हो जाते हैं, तब हम देखते हैं कि इवेंचुअली प्राइसेस फॉलो अप कर लेते हैं। ये सिंपल सा एक चार्ट है। रिसेंटली हमने देखा कि एक स्टॉक था L&T, जिसमें RSI ने सबसे पहले 3 मंथ्स पहले का ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस काफी पीछे रह गया, और आप देखें जैसे कि RSI मूव कर रहा है, उसके बाद में प्राइस ने भी फॉलो कर दिया। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुणाल, क्योंकि जब कोई भी बैटल ग्राउंड हो, चाहे शतरंज की बाजी हो, चेस का बोर्ड हो, सबसे पहले हम अपने स्मॉलर प्लेयर्स को उतारते हैं, हम प्यादों को उतारते हैं, हम घोड़ों को उतारते हैं। सो ये आपके इंडिकेटर्स क्या पहले इंडिकेटर्स होते हैं? जी हाँ, ये पहले इंडिकेटर्स होते हैं। इट विल टेस्ट द टाइम, ये लिटमस टेस्ट होते हैं। अगर स्टॉक या उस सेक्टर उस लिटमस टेस्ट को पास कर लेता है, फिर हम आगे जाके बढ़ते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तीसरी बड़ी मूव चलता है ऊंट।
ऊंट चलता है डायगनली। ऊंट के सामने कोई चालन नहीं होता, चाहे उसके पास 4 स्पेसेस खाली हैं या फिर पूरा चेस बोर्ड पूरी 8 स्पेसेस खाली है, वो दूर तक जा सकता है। ये इंडिकेटर कौन सा होगा? So, ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऊंट जो चाल चलता है वो डायगनली है, या अप या डाउन, बट डायगनल डायरेक्शन में चल सकता है, ना ही वर्टिकली ना ही हॉरिजॉन्टली। तो उसी तरह से मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम कहते हैं कि बिशप की चाल चलता है। जब मूविंग एवरेज चलता है तब वो डायगनली चलता है। जब एक स्टॉक मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो हम कहते हैं कि मूविंग एवरेज एक इंडिकेशन दे देता है स्टॉक डायरेक्शनली ऊपर जा रहा है। सेम डायरेक्शन में अगर स्टॉक जब नीचे आता है तब मूविंग एवरेजेस भी स्लोप डाउन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ऊंट की तरह चाल चलता है। और सबसे बड़ी बात है, हमने जैसे बोला कितने भी कदम खाली हो उसके लिए, चाहे मूविंग एवरेज 5 मिनट की हो या 200 डेज की हो, इंडिकेटर आपके लिए वही काम करेगा। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, इसके अलावा एक और बड़ा इंडिकेटर होता है, वो होता है हाथी, रूख। उसके सामने चाहे उसको सीधा एक ही दिशा में सोचता है, वो चाहे सीधा सोचेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो जो रुख है या जो हाथी है वो 3 डायरेक्शन में एक्चुअली चलता है, या अप या डाउन या साइडवेज। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि इंडिकेटर्स जिसमें हम तीनों पैटर्न्स को कॉन्फ्लुएंस और इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो है बॉलिंगर बैंड्स। आज हम देख रहे हैं चार्ट्स पे कि जब बॉलिंगर बैंड्स डाउन साइड में आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाता है, बॉलिंगर बैंड्स राइज करते हैं तो अप ट्रेंड, और जैसे बॉलिंगर बैंड्स साइडवेज हो जाते हैं, रेस्टिंग पीरियड हो जाता है स्टॉक के लिए, साइडवेज हो जाता है मार्केट। ऑलराइट, तो साइडवेज हो जाता है मार्केट। तो ये वाला इंडिकेटर भी एक्चुअली शतरंज की एक और मोहरे की तरह बैठता है। अब सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल वो है आपका क्वीन, द वजीर, जिसके जो एक्चुअली सबसे बड़ी मूव्स चल सकता है। सबसे बड़ा दामोदर उसी पर है एक्चुअली, अपने सेफगार्ड को, अपनी पूरे किंग को सेफगार्ड करने का। क्वीन की जो क्वालिटी होती है वो है उसकी वर्सेटिलिटी। यस यस यस, उसकी वर्सेटिलिटी हर दिशा में चल सकता है, हर दिशा में चल सकता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो इतना ज्यादा वर्सेटाइल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे लेस यूज्ड बट सबसे प्रोफाउंड इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस का, और वो है ADX। बिग सीक्रेट। इट्स अ बिग सीक्रेट। ADX सबसे पावरफुल इंडिकेटर। आप मोमेंटम ट्रेडर हो, आप कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर हो, ब्रेकआउट खेलना चाहते हो, साइडवेज खेलना चाहते हो, ये सारे इंडिकेटर्स के राज इस ADX में छुपे होते हैं। ऑलराइट, ये तो सारे मोहरों की बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी जो एट प्ले होनी चाहिए माइंड में बात, वो ये कि आपने अपने प्राइसलेस किंग को कैसे सेफगार्ड रखना है, अपने पोर्टफोलियो को, अपने मनी को कैसे सेफगार्ड रखना है। सो एक ऑप्शन तो ये है, आप स्ट्रैटेजी चल रहे हैं, मोहरे चल रहे हैं, बाजी चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप सामने वाले की डिफेंस को तोड़ने के लिए और अटैकिंग हो सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी का नाम है उसे चेस में कहते हैं ग्रीक गिफ्ट। ग्रीक गिफ्ट एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें एक प्लेयर अपने एक पर्टिकुलर मोहरे को खो देता है ताकि सामने वाले ओपोनेंट का डिफेंस ओपन अप हो जाए और वो राजा पे इजीली अटैक कर सके। सिंपल टर्म्स में कहें, बुल्स पावर चाहते या चार्ज चाहते ताकि वो बेयर्स को अटैक कर सके। सो क्या इसे रिलेट किया जा सकता है? कभी-कभार हमें जो फॉल्स ब्रेकआउट मिल जाते हैं, आप अटैक ही तो कर रहे हो, एक ऐसा ट्रेडर आपसे पैसा कमा जाता है जब आपकी डिफेंस पक्की नहीं है। एग्जैक्टली। ऑलराइट, और उसके अलावा जब दूसरे के राजा को एक्सपोज करना है तो अपने राजा को कैसे बचा के रखें। एट प्ले स्ट्रैटेजी चल रहे हैं ये सारी, लेकिन और एक और बड़ी स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ा मूल मंत्र है अपने राजा को प्रोटेक्ट करना। वो है चेस में हम कहते हैं कास्टलिंग। तो कास्टलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम राजा को प्रोटेक्ट करके उसके इर्द गिर्द में मोहरे बिठा देते हैं। सेम सिंपल तरीके में जब हम कहते हैं ट्रेडिंग में या पोर्टफोलियो में या मार्केट में, अगर आपको आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना हो तो इर्द गिर्द आपके पोर्टफोलियो के हेज बना दो, तब अगर मार्केट में करेक्शन भी आए तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। एब्सोल्युटली, सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन एंड हेंस प्रूव्ड कि चेस और स्टॉक मार्केट में कितने सारे रिलेशन है, एंड स्टॉक मार्केट इज नॉट लेस देन अ साइकोलॉजिकल चेस गेम। आई होप यू लाइक दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच कुणाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट हमारे व्यूज के लिए आप आज लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।